सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी का इस एजुकेशनल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं हूं विशाल वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फ़खरुद्दीन अली अहमद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर से। सो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप सभी से डिस्कशन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कुछ थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर पाऊँ थ्रू दिस वीडियो। आप सभी को पता है बच्चे, जो भी बच्चे पीजी कर रहे हैं या मास्टर्स के अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं, उन सभी बच्चों को उनके सिलेबस में एक मास्टर डिसर्टेशन या मास्टर थीसिस का एक पेपर है जो कि 200 नंबर का है। अब इसमें क्या करना होता है बच्चे, इसमें एक लघु शोध करना होता है। अब वो लघु शोध जो बच्चे आप कर रहे हो 200 नंबर का है, जिसमें 100 नंबर का एक फाइल तैयार करना होता है, राइट। जो बेसिकली आपका रिसर्च वर्क है वो आप तैयार करते हैं फाइल फॉर्मेट में। इसके बाद जो भी आपने फाइल तैयार की है, जो भी मास्टर डिसर्टेशन तैयार किया है, उसका एक वाइवा होता है बच्चे। वाइवा दैट इज ओरल प्रेजेंटेशन। अब ये जो ओरल प्रेजेंटेशन होता है, इसके लिए एक इंटरनल गाइड अलॉट होता है और एक एक्सटर्नल, राइट, बाहर से किसी और कॉलेज से या यूनिवर्सिटी जो अपॉइंट करती है वो आते हैं और वो आपके इसी मास्टर डिसर्टेशन या जो लघु शोध आपने किया है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आपसे पूछते हैं, राइट। और आप कितना रिगोरसली या कितना साइंटिफिकली, कितने प्रोफेशनली उसका आंसर करते हो, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, आपका कितना जेन्युइन वर्क है, कितने ऑनेस्टी से आपने काम किया है, राइट। वो आपको मार्किंग, वो आपकी मार्किंग करते हैं। आपकी फाइल के ऊपर 100 मार्क्स मिलते हैं और 100 मार्क्स आपका ओरल प्रेजेंटेशन का होता है। अब इस 200 मार्क्स में से आप कितना मैक्स मार्क गेन करते हो वो इस बात पर निर्भर करता है बच्चे कि पहले तो आपने पूरे सेमेस्टर में कितनी ईमानदारी से अपने सुपरवाइज़र, अपने गाइड्स के साथ, राइट, सीखते हुए, उनसे पूछते हुए, समझते हुए, कितने प्रॉम्प्टली और कितने साइंटिफिकली अपने रिसर्च वर्क को, लघु शोध कार्य को, अपने फाइल को तैयार किया है, राइट। क्योंकि एक रिसर्च वर्क है, इट इज़ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। तो इसका अपना एक तरीका है, एक फॉर्मेट है, उसको आपने कितने रिगोरसली फॉलो किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइल जितनी बेहतर होगी, फाइल में कंटेंट जितने बेहतर होंगे, जितना साइंटिफिक प्रोसेस आपने फॉलो किया होगा, उतने चांसेस होंगे कि ये फाइल के ऊपर 100 में से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं, जो भी आपके गाइड हैं, जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने आपको बहुत ईमानदारी से गाइड किया होगा और काफ़ी हद तक आपकी फ़ाइल बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर बनी होगी। अब चैलेंज आपके सामने ये है कि गाइड ने तो अब आपकी हेल्प कर दी, अब आपको अपनी हेल्प करनी है, क्योंकि आज का टाइटल ही है हाउ टू गिव ओरल प्रेजेंटेशन दैट इज़ वाइवा ऑफ मास्टर डिसर्टेशन। और ये वाइवा आपको खुद ही देना, आपका गाइड आपके बिहाफ पर नहीं देने वाला है। You have to defend, right? You have to answer the questions asked by the external, जो भी सुपरवाइजर आएंगे बाहर से, उनको। अब ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपने शोध कार्य किया है उसके जितने भी इसेंशियल पार्ट हैं बच्चे ना, उसकी एक प्रॉपर समरी ज़रूर आपके माइंड में बनी रहनी चाहिए कि आपने क्या क्या किया, आपका जो फाइल है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या हम बोलें टाइटल ऑफ योर रिसर्च वर्क है, शोध कार्य है, वो टाइटल क्या है वो भी आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए, राइट। आपको बार बार फाइल देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जो भी इसेंशियल एलिमेंट है, इसेंशियल पार्ट है ऑफ योर रिसर्च, वो भी आपको कहीं ना कहीं एक माइंड में, एक फ्लो में याद होना चाहिए, राइट। ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी देगा और आपके माइंड में जब एक आउटलाइन ऑफ योर रिसर्च चलेगा तो जो भी क्वेश्चन रेज होंगे ना, उसका बिल्कुल प्रॉम्प्टली आंसर दे सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। सो जैसे कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, राइट। इसके पहले मैंने आपको बताया कुछ चीज़ आपको ऐड करनी पड़ती, जैसे कि आपका जो टाइटल पेज है या आपका फ्रंट पेज है वो आपको प्रिपेयर करना होता है, जिसमें आपको अपना रिसर्च टाइटल लिखना होता है, अपने यूनिवर्सिटी का या अपने कॉलेज का लोगो लगाना होता है, आपको सुपरवाइज़र कौन है वो मेंशन करना होता है, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो मेंशन करना होता है। इसके अलावा व्हाट इज योर डिपार्टमेंट, कॉलेज का नाम क्या है, मेंशन करना होता है टाइटल पेज में, ठीक है। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट लगाना होता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क। तो जो डिक्लेरेशन आप लगाते हो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क, उसमें आप मेंशन करते हो कि जो भी आपने रिसर्च किया है, जो भी आपने टाइटल लिया है, उसके ऊपर जो आपने शोध कार्य किया है वो आपका ओरिजिनल वर्क है एंड यू हैव नॉट कॉपीड इट फ्रॉम एनीवेयर। आपने उसको कॉपी नहीं किया है, प्लेगराइज नहीं है वो वर्क,
आपने ओरिजिनल अपने एफर्ट से विद द हेल्प ऑफ योर गाइड आपने उसको किया है। हालांकि आपने किसी सोर्स से हेल्प लिया है तो आप बिब्लियोग्राफी में उसको मेंशन करेंगे, बट आपने कॉपी नहीं किया, कुल मिलाकर के किसी प्रकार की किसी और के कार्य का चोरी नहीं किया है, ये मेंशन करना होता है। देन एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है या इंपॉर्टेंट आपको एक पेज लगाना होता है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बेसिकली क्रेडिट स्टेटमेंट है, जो आपने रिसर्च वर्क किया उसमें किस किस ने आपकी सहायता की। तो सबसे पहले आपका गाइड है, गाइड को आप अपना क्रेडिट देते हो, राइट। आप उसमें एक्सप्रेस करते हो योर डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स योर सुपरवाइजर फॉर हिज मोटिवेशन, सपोर्ट एंड गाइडेंस, राइट, विद द हेल्प ऑफ whom you have prepared this रिसर्च वर्क एंड रिसर्च फाइल। इसके अलावा जो भी आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं उनको ज़रूर क्रेडिट दो बच्चे, क्योंकि आपने उनसे पढ़ा है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। इसके अलावा जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आपके एचओडीज़ हैं, उनका नाम ज़रूर मेंशन करिए। इसके अलावा जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, जिनको आप प्रिंसिपल कह सकते हो अगर आप कॉलेज में हैं तो, उनको ज़रूर आप क्रेडिट दीजिए। इसके अलावा आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई भी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट किसी से भी आपको मिला है, या इवन वो भी व्यक्ति हो सकता है जिसने आपका फाइल टाइप किया, प्रिपेयर किया, कंपाइल किया, तो वो भी, उनको भी आप क्रेडिट दे सकते हो फॉर देयर सपोर्ट इन प्रिपरेशन ऑफ योर कंप्लीट फाइल। इसके बाद बेटा एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर ये इसमें मेंशन करता है कि जो भी टाइटल आपने लिया है, राइट, जो भी आपने काम किया है, आपका नाम जो भी है, उसको उन्होंने सुपरवाइज किया है, गाइड किया है, ये सर्टिफिकेट वो देते हैं, राइट, वो भी लगाना होता है। इसके बाद आपका शुरू होता है रिसर्च का, जो भी पेजेस हैं, चैप्टर्स हैं, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप डालते हो, जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट भी डाल सकते हो, विच इज़ अ वेरी कॉन्क्रीट एंड समराइज्ड समरी ऑफ योर रिसर्च वर्क। इसके अलावा कुछ लोग बच्चे डाल सकते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी भी डाल सकते हो, जो काफ़ी हद तक आपके रैशनल ऑब्जेक्टिव या जो भी आपने वर्क किया है उसकी रेलेवेंसी को रिफ्लेक्ट करती है। तो बैकग्राउंड कहीं ना कहीं कभी रिसर्च में थोड़ा सा बेहतर माना जाता है ऐड करना, तो आप ऐड भी कर सकते हैं या फिर इंट्रोडक्शन भी काम चल जाता है। इसके बाद एक चैप्टर होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, राइट, या लिटरेचर रिव्यू सिंपल बोलते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू में उन सभी सोर्सेज को आप मेंशन करते हो, क्योंकि आपने जो भी रिसर्च टाइटल या रिसर्च प्रॉब्लम जो भी आपने लिया है, ऐसा तो है नहीं उस पर कोई काम नहीं हुआ है पहले से, बहुत लोगों ने काम किया होगा। आपको आइडिया कहाँ से आया और क्या क्या काम करंट में हो चुका है या पहले हो चुका है या हो रहा है पैरेलली, उसको आप मेंशन करते हो। और जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हो ना बच्चे, आपके अपने रिलेटेड जो भी आपका रिसर्च वर्क जो आप कर रहे हो उससे संबंधित, तो आपको काफ़ी हद तक बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं, बहुत सारा ऐसा हेल्प मिलता है जो आपके रिसर्च वर्क को करने में या आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे कोई सिमिलर रिसर्च, आपके जो रिसर्च आप करने जा रहे हो कोई रिसर्च हुआ है, तो उसने किस तरीके से कौन सी टाइप की रिसर्च की है, उसने उसका रिसर्च डिज़ाइन क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है या एक्सप्लोरेटरी नेचर है, सैम्पलिंग कौन सा है, किस प्रकार का सैम्पलिंग उसने सेलेक्ट किया है, राइट, प्रोबेबिलिटी बेस लिया है, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस लिया है, फिर उसमें कौन सा मेथड उसने अप्लाई किया है, उस मेथड से कैसे डेटा का सिलेक्शन किया है, डेटा कैसे कलेक्ट किया है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है, मेथड्स कौन से यूज़ किए हैं, स्कोप ऑफ द स्टडी क्या रही है, कितने रिस्पोंडेंट सेलेक्ट हुए हैं, साइज ऑफ द सैंपल डिसाइड करते समय कौन सा मेथड लगाया गया, राइट, पॉपुलेशन इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, वो भी आपको देखना है, राइट। इसके अलावा कौन से टूल एंड टेक्निक लगाए गए, उन्होंने अपना रिसर्च जो किया है उसका ऑब्जेक्टिव कैसे फ्रेम किया, हाइपोथेसिस बनाया कि नहीं बनाया, या कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स लगाए, राइट, जैसे कि पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया, क्वालिटेटिव रिसर्च किया, क्वांटिटेटिव रिसर्च किया, डेटा प्राइमरी डेटा लिया है, सेकेंडरी डेटा लिया है। इसके अलावा कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का भी यूज़ किया या सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं किया, सिंपल कोई स्टैटिस्टिकल टूल लगा करके आपने खुद को मैनुअली उसको वर्क किया है। तो जब आप इसको पढ़ते हो, रिव्यू करते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आप अपना काम कैसे करोगे। तो लिटरेचर रिव्यू एक तरीके का आपका गेटवे है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो लेडर की पहली सीढ़ी का पहला वो पायदान है जिसके थ्रू आप अपना रिसर्च वर्क, अपना शोध कार्य शुरू करते हो। तो लिटरेचर रिव्यू जरूर करो। अब लिटरेचर रिव्यू सर कहाँ से करोगे, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑथराइज सोर्सेज हैं, हर एक यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका खुद का अपना आर्काइव्स है या उनके खुद के अपने डिपॉजिटरीज़ हैं, गवर्नमेंट के रिपॉजिटरीज हैं, शोध गंगा है, शोध गंगोत्री है, या शोध शुद्धि प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो। इसके अलावा गूगल स्कॉलर है, वहाँ पे देख सकते हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो,
बुक्स सोर्सेज हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकते हैं, कोई एडिटोरियल हो सकता है, कोई वेबसाइट पे कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, वहाँ से आप लिटरेचर रिव्यू देख सकते हो कि कैसे किया गया, क्या क्या चीज़ें हैं। तो कहीं से भी आप उनका रिसर्च वर्क जो भी हो रहा है या हो चुका है वो आप देख सकते हो। इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च गैप प्रिपेयर करते हो, बताते हो बच्चे कि आपने ये, अब इसमें आप ये जस्टिफाई करते हो कि आपने ये टाइटल क्यों चूज किया। अगर जो आपने टाइटल लिया सेम रिसर्च सेम स्कोप के साथ सेम जगह पे आप कोई कर चुका है तो आपकी रिलेवेंस नहीं रह जाएगी ना, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने देर इज सम रिसर्च गैप, मतलब जो मैं रिसर्च टाइटल लिया हूँ उस पर जो पर्टिकुलर मेरा ऑब्जेक्टिव है वो अभी किसी रिसर्चर ने वो पूरा नहीं किया है, और आई हैव सम ऑब्जेक्टिव और जो कि एक रिसर्च गैप को रिफ्लेक्ट कर रहा है और थ्रू माय रिसर्च मैं उसको पूरा करूंगा। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर पाओगे कि आपके आपके रिसर्च की इंपॉर्टेंस है और आप कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने वाले हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बताते हो कि जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हो उसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, आप क्या क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हो थ्रू योर रिसर्च वर्क। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ कि आपने जो टाइटल लिया है बच्चे, जो भी आपके रिसर्च का टाइटल है उससे बिल्कुल भी इधर उधर आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल जस्टिफाई करना चाहिए आपका टाइटल, जो भी आपके लघु शोध का टाइटल है उसके हिसाब से आप उद्देश्य स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, राइट। तो जो भी आपका फील्ड ऑफ रिसर्च है, जो भी आप जिस भी सोशल साइंस में कर रहे हैं या अदर किसी फील्ड में कर रहे हैं, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, या कोई आपका अदर सब्जेक्ट है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अभी मैं आपसे बताऊंगा अभी कि कौन कौन से क्वेश्चन गाइड आपका रेज कर सकता है, खास करके वाइवा लेते समय। अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और स्टेप होता है जब ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बना लेते हैं, इसके बाद आता है बच्चे रिसर्च मेथोडोलॉजी, राइट, आरएम। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है ये ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है कि आप रिसर्च कंडक्ट कैसे करोगे। इसमें आप क्या बताते हो, इसमें एक होता है रैशनल ऑफ द स्टडी। रैशनल ऑफ द स्टडी में आप क्या बताते हो, दैट इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योर रिसर्च। क्या इंपॉर्टेंस है, अब आप रेलेवेंस आपको बताना पड़ेगा। जो भी आप रिसर्च करो बच्चे वो कहीं ना कहीं सोशल या प्रैक्टिकल रेलेवेंस उसकी होनी चाहिए, राइट। वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को, गवर्नमेंट को या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हेल्प करे वो, राइट, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, तभी आप अपने रिसर्च को जस्टिफाई कर पाएंगे। अब कोई पॉलिसी इम्प्लीकेशन हो सकता है, जैसे आप स्टडी कर रहे हो किसी सोशल प्रॉब्लम पर और अगर आप रिसर्च करके उसकी फाइंडिंग निकाल के लेके आओगे तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो फायदेमंद होगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप एक रिसर्च कर रहे हो कि ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि क्या रीज़न है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं रूरल एरिया में और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसमें बच्चों की जो संख्या है वो ज़्यादा क्यों होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे उतनी रुचि क्यों नहीं दिखाते हैं, रेगुलर क्यों नहीं जाते हैं, रेगुलर अटेंडेंस क्यों नहीं देते हैं। अगर वही बच्चे एक प्राइवेट सेटअप में पढ़ रहे होते हैं तो उनकी अटेंडेंस थोड़ी कंपेरेटिवली ज़्यादा क्यों होती हैं। अब ये चीज़, ये स्टेटमेंट सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब आप चाहते हो इस पर रिसर्च करना, पता करना कि क्या रीज़न है, राइट। और तो आप इस पर कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाओगे फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट, कि आप सजेस्ट कर पाओगे कि आखिर इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो आप अपने रैशनल स्टेटमेंट में मेंशन कर सकते हो, रैशनल में बता सकते हो कि ये सोशल या प्रैक्टिकल रेलेवेंस है या इंपॉर्टेंस है आपके रिसर्च की। इसके अलावा रिसर्च डिज़ाइन, इसमें आप बताते हो कि आपकी रिसर्च डिज़ाइन कैसी होगी, ठीक है। अब रिसर्च डिज़ाइन में मुख्यतः 3 प्रकार के रिसर्च डिज़ाइन पाए जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव, ठीक है बच्चे, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। और अब डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंक्वायरी, नेचर ऑफ स्टडी, जो आप लघु शोध कार्य कर रहे हो उसका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर सकते हो। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट, कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है और उनके क्या क्या मैथडोलॉजीज होते हैं। तो आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेगा कि आपने किस प्रकार का रिसर्च किया है। इसके अलावा इसी में आपको मेंशन करना है डेटा कलेक्शन कैसे किया आपने। डेटा कलेक्शन एक होता है ना चैप्टर, डेटा कलेक्शन। स्कोप ऑफ द स्टडी, स्कोप ऑफ स्टडी क्या होता है, बेसिकली स्कोप ऑफ स्टडी में आप ये बताते हो कि आपका क्षेत्र क्या है,
जैसे आपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज पे स्टडी किया है, किसी डिस्ट्रिक्ट में किया है, किसी गांव पे किया है या किसी इंस्टीट्यूशन पे किया, वो स्कोप कहलाता है। ठीक है, और स्कोप में आपको ईयर मेंशन कर सकते हो कि 2014 से लेकर 15 तक किया है, राइट। तो स्कोप ऑफ स्टडी में आपने किस पर्टिकुलर सेगमेंट पर किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या स्टडी किया है वो आप बताते हो उसमें। डेटा कलेक्शन में आप मेंशन करते हो कि डेटा कलेक्शन आपने कैसे किया है, तो प्राइमरी सोर्सेस से डेटा लिया है या सेकेंडरी सोर्स से आपने डेटा लिया है, वो आप मेंशन करते हो। प्राइमरी सोर्सेज के डेटा क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी के सोर्सेज क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आउटलाइन माइंड में चलेगा तो क्वेश्चन आप आराम से आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखते हो सैंपल डेटा सिलेक्शन। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी अपनाई है आपने, सही है, सैम्पलिंग कैसे किया आपने। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, जैसे सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जिस भी आप एरिया पे आप रिसर्च करने जा रहे हो, उनके जितने भी रिस्पोंडेंट हैं सभी पे आप रिसर्च कर नहीं सकते। इसका मतलब आपने कुछ सेलेक्टेड लोगों को अपने रिसर्च में शामिल किया है, जिसको सैंपल डेटा कहते हैं। आप सैंपल डेटा आपने सेलेक्ट कैसे किया है ये भी आपको पता होना चाहिए, सैंपलिंग क्या है और सैंपलिंग डेटा कैसे लिया। जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक आपने यूज़ किया है या नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक यूज़ किया है। अब प्रोबेबिलिटी टेक्निक एक बहुत साइंटिफिक और टिपिकल टेक्निक माना जाता है सैंपल डेटा सिलेक्शन का, जो कि एक बेसिकली पीजी के बच्चे से जो फर्स्ट टाइम कोई रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, तो मुख्यतः वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ जाता है। खास करके कन्वीनियंस सैंपलिंग आप यूज़ कर सकते हो, तो आप उसको मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे कि आपने कौन सा सैंपल डेटा लिया है। इसके अलावा अगर सैंपल साइज़ की बात आती है तो साइज़ आपने कितना लिया है सैंपल डेटा, राइट, पॉपुलेशन डेटा कितना है, सैंपल कितना लिया है। मान लेते हैं कॉलेज पे आप स्टडी करो, उस कॉलेज में 4000 बच्चे हैं और आपने कहा 4000 बच्चे हैं लेकिन हम रिसर्च कर रहे हैं 1000 बच्चों पर या 500 बच्चों पर, तो आपने वो साइज़ कैसे डिसाइड किया, इज देयर एनी मेथड। जी हाँ, बिल्कुल मेथड होता है। अगर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं उसको समझ लीजिए, नहीं तो आप कोई साइंटिफिक बेस बता सकते हैं कि इस बेस पर हमने ये डेटा लिया है, जो कि जस्टिफाई करता है, राइट। क्योंकि दो प्रकार के पॉपुलेशन होते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन होता है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन होता है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन में कैसे साइज डिसाइड करते हैं या फाइनाइट पॉपुलेशन में कैसे साइज डिसाइड करते हैं। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल भी आते हैं ऑनलाइन, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, राइट, या कोई और प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे, जिसमें सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन के सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। आप अगर पॉपुलेशन साइज पता है उसमें डालोगे तो ऑटोमेटिक वो बता देगा विद स्टैंडर्ड एरर और रेशियो प्रपोर्शन टू द टोटल पॉपुलेशन कितना रखना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका सैंपल कितना होना चाहिए। तो वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो। या सिंपली आप अगर आप अभी शुरुआत करो रिसर्च की तो बहुत टिपिकल ना हो जाए आपका रिसर्च, आप उसको बता पाएँ अपने गाइड को, अपने सुपरवाइज़र को, उतना ही आप कोशिश करें करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सैंपल डेटा सिलेक्शन हो गया, इसके अलावा कौन से आपने डेटा, अब अगला आता है डेटा एनालिसिस टूल। अब डेटा एनालिसिस टूल कौन सा आपने लगाया है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपने जो भी रिसर्च किया उसमें कौन सा डेटा या रिसर्च मेथड यूज़ किए हैं। तो डेटा एनालिसिस में जो भी हाइपोथेसिस आपने बनाया है, राइट, उसमें कौन कौन से हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए आपने कौन से टेस्ट लगाए, पैरामेट्रिक लगाया है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट है, कुर्सल वालिस टेस्ट है, मैन विटनी टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो पैरामेट्रिक डेटा पे बेस होते हैं, कुछ नॉन पैरामेट्रिक डेटा पर बेस होते हैं, या सिंपल आपने कोई स्टैटिस्टिकल टूल लगाया है, रिग्रेशन लगाया है, कोरिलेशन लगाया है, तो उसको आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सिंपल। इसके अलावा बच्चे यहाँ भी ये भी कोशिश करिए, अगर किसी सॉफ्टवेयर पैकेज का आपने यूज़ किया है, लाइक SPSS का यूज़ किया है, एनवीवा का यूज़ किया है, या कोई और सॉफ्टवेयर पैकेज का आपने यूज़ किया है, राइट, तो आपको वहाँ पे वो भी मेंशन कर देना चाहिए कि हमने इस सॉफ्टवेयर का हेल्प लिया है, इसकी सहायता से हमने डेटा एनालिसिस की है। अब डेटा एनालिसिस करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो टूल आपने लगाया है उसकी आपको समझ हो, वो टूल कैसे लगाया जाना चाहिए, या उस टूल की क्या टेक्निकल बातें हैं, जैसे कोरिलेशन कैसे लगता है, फार्मूला क्या होता है, रिग्रेशन कैसे लगता है, राइट, मल्टीवेरिएट, सिंगल वेरिएट कैसे लगता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको वहाँ बतानी पड़ेंगी ताकि कॉन्फिडेंस आए गाइड को, आप पर विश्वास हो कि आपने ही वो काम किया है, राइट। भले ही आपने कितना भी हेल्प लिया हो, लेकिन जो भी आपने काम किया ड्यूरिंग 6 मंथ, यू हैव टू जस्टिफाई योर नॉलेज इन फ्रंट ऑफ योर सुपरवाइजर कि आपने ये काम सीख लिया है, कर लिया है। नहीं तो काफ़ी हद तक ये चीज़ काफ़ी नेगेटिव या डिमोटिवेटिंग हो सकती है, वो आपके नंबर काट सकता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं थोड़ा सा रिजिड आ जाए कोई व्यक्ति और देखे कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, आपने सही से काम नहीं किया है, तो आपको फेल भी कर सकता है। ही हैज़ अथॉरिटी
तो थोड़ा सा ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए। डेटा एनालिसिस करने के बाद जो भी आपके फाइंडिंग्स आए हैं, ठीक है, जो भी आपके फाइंडिंग्स निकल के आए हैं, तो उन फाइंडिंग्स को आपको मेंशन करना है कि आपने ऑब्जेक्टिव जो फ्रेम किए थे उस ऑब्जेक्टिव पे क्या क्या रिजल्ट आपका आया। तो रिजल्ट आप डिस्कस करते हो, फाइंडिंग बताते हो कि रिसर्च किया तो हमने ये पाया, और फाइंडिंग पॉइंट वाइज होनी चाहिए, ठीक है, जैसे 1 2 3, और सजेस्टिव फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जो भी फाइंडिंग्स है वो सजेशन जो भी हैं आप उनको मेंशन करिए, डिस्कस करिए, और उस पर बेसिकली अंत में जो कंक्लूजन आप लास्ट में आता है बच्चे कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में हमेशा आपको अपने रिसर्च की फाइंडिंग की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए और फर्दर क्या सजेशन है वो भी आपको मेंशन करना चाहिए आने वाले रिसर्च के लिए। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा ओवरव्यू होता है या फॉर्मेट होता है जो आपको अपने मास्टर थीसिस में रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि सर अब ये रिसर्च प्रेजेंटेशन देना कैसे है। ठीक है बच्चे, अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि ओरल प्रेजेंटेशन देते समय किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आपको देना है ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है, जिसको हम सिंपल क्या कहते हैं, वायवा, वायवा ही कहते हैं ना आप। हाँ, तो अब आपका वायवा जब गाइड लेने आएगा तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, पहले उस पर जाने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूं। ठीक है बच्चे, जैसे पहली बात हमने बताई कि समराइज जो एक पिक्चर है आपके रिसर्च का आपके माइंड में होना चाहिए। 2 बार 3 बार 4 बार लिख करके रिवाइज करके एक बार कर लीजिए। और तो आपकी पर्सनालिटी से संबंधित कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा। तो उस दिन जब भी आप वाइवा देने आ रहे हो बच्चे, तो कोशिश करिए कि आप वेल ड्रेस हों। ठीक है, जो भी आपका कॉलेज का ड्रेस है आपका प्रोफेशनल लुक आना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं आएंगे आप, वेल ड्रेस आएंगे। अगर आप लड़की हैं तो बाल बंधा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वेल ड्रेस हो, फॉर्मल लुक में आना चाहिए, किसी प्रकार का कोई ऑड पोस्चर ना हो आपका, कोई ऐसा जैसे आपका ड्रेस नीट क्लीन हो, प्रेस हो, राइट। अगर आप एक बॉय लड़के हैं तो आपका पूरा फुल स्लीव बंद होना चाहिए, हाथ ऊपर, बटन खुले हुए, राइट, ऐसे नहीं होने चाहिए, है कि ना बच्चे। और शूज़ में आप प्रॉपर पहन के आए, ऐसा नहीं कि आप चप्पल में चले आए हों। कुल मिलाकर के आपको प्रोफेशनली और प्रेजेंट करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन एंड वाइवा इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन। कितना बेहतर इम्पैक्ट यू कैन क्रिएट थ्रू योर पर्सनालिटी, थ्रू योर प्रेजेंटेशन, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, अपने नॉलेज से, अपने क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन के थ्रू कितना बेहतर इम्पैक्ट आप छोड़ सकते हैं किसी भी सुपरवाइजर या जो एक्सटर्नल गाइड है उसके ऊपर, वो आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स दिला सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बच्चे आपका बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है आपके क्लॉथिंग सेंस से। वेल ड्रेस होकर के आइए, प्रॉपर तरीके से ड्रेस होइए, बिल्कुल फॉर्मल होकर के आइए, बिल्कुल ये सोच के चलिए कि मुझे बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रोफेशनली अपना वाइवा देना है। इसके अलावा कभी भी ये मत कोशिश करिए ओवर कॉन्फिडेंट होने की। बच्चे कॉन्फिडेंट रहिए बट ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइए, क्योंकि वाइवा में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्नों का आंसर आपको ना पता हो। तो आप सिंपल सॉरी बोल सकते हैं कि सर मैं कोशिश कर रहा था सीखने की, थोड़ी बहुत मैंने सीखी है, हो सकता है मुझे इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है, तो आई एम रियली सॉरी सर। आप ये बोल सकते हो। सॉरी इज अ नॉट अ बैड वर्ड, राइट, इज अ नेगेटिव वर्ड नहीं है वाइवा में। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है उसके बावजूद भी आप ओवर कॉन्फिडेंट में गलत चीज़ें बताओगे तो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आपको पॉजिटिव रहते हुए, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ, अगर कोई चीज़ नहीं भी आ रही है तब भी उसको भी पोलाइटली बताना है कि सर यहाँ पे मैं थोड़ा भूल रहा हूँ या मैं स्किप कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। ठीक है सर, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करेगी। इसके अलावा बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट बात है दैट आप जो फाइल लेकर के जा रहे हो वो फाइल बहुत नीट और क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो भी फाइल आप बना रहे हो वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कई बच्चे अपने जो भी अपना फाइल है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं करते हैं, पॉलीथीन में फेंक दिया या घर पे उठा के ऐसे रख दिया, वो मुड़ गया, दब गया, या ऊपर कलरिंग इधर उधर हो गई है या पेज मुड़ गया है, इट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सिंपल सीधी सी बात है। सो हैंडल योर फाइल वेरी सोफिस्टिकेटली, राइट, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत प्रोफेशनली यू हैव टू हैंडल योर फाइल, ताकि जब आप वो फाइल अपने सुपरवाइजर या एक्सटर्नल गाइड के सामने रखें तो उसका लुक देख करके, उसकी नीटनेस, उसकी क्लीननेस देख करके वो इम्प्रेस हो जाए। देयर इज अ फील, राइट, कोई चीज़ बहुत वेल प्रॉपर मैनेज्ड है,
और नीट क्लीन है, उसको देखने में और थोड़ा सा हैप हैजर्ड कोई चीज़ हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, उसको देखने में अंतर होता है कि नहीं होता है? वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और गुड इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती है। सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग गुड एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं अपने टीचिंग एंड लर्निंग जर्नी में देखता आया हूँ थ्रू, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और सीखा है और सिखाया भी है बहुत लोगों को। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इम्पैक्ट फैक्टर है आपके वाइवा का या इंटरव्यू का। वाइवा इज एक्चुअली योर इंटरव्यूअर, ठीक है, तो इसको इंटरव्यू भी आप कह सकते हो। तो कम्युनिकेशन, कई बार बच्चे फैशन में आकर के या देखा देखी में अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं, दे आर ट्राइंग, राइट, और कई बार उन अंग्रेजी बोलने के तरीकों में बहुत ऑडनेस नज़र आती है या फेक पर्सनालिटी नज़र आती है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है। जबकि आप बहुत बेहतर अपने आप को अपनी भाषा में, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, राइट, उसी भाषा में बोलिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन इट्स ओके, ठीक है, यू कैन गिव योर इंटरव्यू, योर वाइवा इन इंग्लिश, राइट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। अदरवाइज आप हिंदी में भी उतने ही कॉन्फिडेंस से और अच्छे कॉन्फिडेंस से दे सकते हैं। सो नेवर हेजिटेट टू स्पीक हिंदी, राइट, और नेवर हेजिटेट टू आस्क द सुपरवाइजर, सर आई वांट टू गिव माय वाइवा इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए आपका जो गाइड है, सुपरवाइजर, वो कभी आपको भाषा को लेकर के जज नहीं करेगा अगर आप उनको बताते हो कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। लेकिन बिना बताए आप बेवजह की अंग्रेजी बोलोगे, टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, एंड इफ द सुपरवाइजर फाइंड्स देयर सम काइंड ऑफ एरर, ग्रामेटिकल एरर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, सो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू, राइट, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो कम्युनिकेशन चैनल पर बहुत ध्यान देना है, कौन सी भाषा का यूज़ करना है, किन शब्दों का चयन करना है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कम्युनिकेशन बता दिया मैंने, सो कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखना, ग्रीटिंग कैसे करना है, सबसे पहले जब जाएं तो ग्रीट करें, समय का ध्यान रखें, ग्रीट करें, हेलो सर, राइट, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, जैसे माय नेम इज़ विशाल वर्मा एंड आई एम हियर फॉर माय ओरल प्रेजेंटेशन, राइट, सो सर इट्स वेरी वेरी आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, राइट, सो आई एम पॉजिटिवली हियर टू प्रेजेंट माई सेल्फ। आप बड़े आराम से, बहस सहजता से बोल सकते हैं, ठीक है, या सिंपल आप बोलें कि सर नमस्कार, नमस्ते सर, मेरा नाम विशाल वर्मा है और मैं यहाँ पर अपने वाइवा के लिए, इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ हूँ, और सर मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। शब्दों का चयन विनम्रता के भाव से जब भी कुछ भी बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको एक विद्यार्थी के तौर पर विनम्र होकर के अपने गाइड से, अपने गुरु से बात करनी है। इट्स वेरी सिंपल सिस्टम। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट बात है बच्चे, वो है बच्चे बहुत ध्यान रखने वाली बात है, वो है बॉडी पोस्चर, ठीक है, बॉडी पोस्चर। अब बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज में क्या अंतर है? बॉडी लैंग्वेज आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें आपकी ड्रेसिंग हो गई, आपका हेयर हो गया, बाल हो गए, आप देख कैसे रहे हो, राइट। बॉडी पोस्चर आपका, आप खड़े कैसे हैं, राइट। कभी भी कोशिश करिए कि सावधान खड़े होने की, या कॉन्फिडेंटली आप हैंड के ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं, ठीक है, खड़े होकर के हाथ पे हाथ रख करके और चेस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट करके खड़े हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करें, पैर टेढ़े होकर के ना करें, और ध्यान रखें जब भी आप सामने इंटरव्यू दे रहे हो तो किसी चीज़ का टेक ना लगाएं। कई बच्चे ब्लैक बोर्ड पर या सामने रखा जो मेज है उस पर हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, वेरी वेरी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव, ठीक है। और जब भी आप खड़े हों तो प्रॉपर एक जो प्रॉक्सिमिटी होती है ना, डिस्टेंस होता है, वो मेंटेन करें। कई बार बच्चे जाके बिल्कुल सिर पर खड़े हो जाते हैं, ऑड लगता है, तो टीचर कहता है गिव मी स्पेस, थोड़ा पीछे जाइए, कई बार ऐसा होता है। एंड ऐसा भी ना हो कि बहुत दूर दरवाजे पे आप खड़े हो जाएं। सो एक जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होता है, यू हैव टू मेंटेन, और दिस विल गिव यू, और एंटर करने से पहले प्लीज आप एक बार नॉक करें, या जब भी बैठा होगा आपका गाइड वो एक बार जरूर परमिशन लें, सर मे आई कम इन, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पॉज करके गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। तो आपसे खुद ही पूछेंगे अपना परिचय दीजिए, तो आप अपना परिचय देना शुरू करिए। जब भी आप परिचय दें, भाषा हमने बता दिया, भाषा का ध्यान रखें, परिचय में देते समय बहुत लंबा समय नहीं खींचेंगे आप अपना नाम, अपना क्लास बताइए, उतना काफ़ी है।
अब आपको अपनी हॉबी, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फॉर्मल इंटरव्यू एंड द गाइड इज़ देयर फॉर योर नॉलेज टेस्टिंग ऑफ योर रिसर्च, नॉट योर हॉबी। क्या करते हो, मुझे सर क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे नॉवेल पढ़ना पसंद है, नो, नेवर डू इट, राइट। अब आता है कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब सर कौन कौन से, अच्छा कॉन्फिडेंस कैसे आता है, अगर हम पांचवा एलिमेंट ऐड करें कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आत्मविश्वास की क्या कुंजी है, तो आत्मविश्वास, जब भी आप ईमानदारी से कोई तैयारी करते हो ना, ईमानदारी से काम करते हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। सो जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वाइवा देने जा रहे हैं, तो पहले बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पूरी फाइल को अपनी पढ़िए। हार्डली 100 पेज होगा, दो बार, चार बार, पांच बार पढ़ेंगे तो कुछ इंसाइट डेवलप होगा, कहाँ क्या चीज़ें लिखी हैं आपने, कौन सा काम कैसे किया है। अगर आपने खुद ही किया सारा काम तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपको मेमोराइज रहती हैं, समराइज रहता है आपके माइंड में, तो कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है। जहाँ डाउट हो सकता है भाई कई बार मेथडोलॉजी पर, या कहीं रिसर्च मेथड पर, या डेटा एनालिसिस पर, या खुद कई बार रिसर्च डिज़ाइन को लेकर के, या ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को लेकर के, या हाइपोथेसिस फ्रेमिंग में, या सिंपल टाइटल में कई बच्चों को डाउट होता है। तो वाइवा से पहले पहले अपने गाइड से मिल करके उन डाउट्स को, क्वेश्चन को ले लें, ठीक है, कि सर इसको यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, बता दीजिए। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अच्छे वाइवा का क्या कैसे आप दे सकते हो, एक होता है मॉक प्रैक्टिस, ठीक है। मॉक प्रैक्टिस क्या है, आप क्लास में पढ़ते होंगे, आपके साथ बहुत सारे बच्चे होंगे, जो भी आपका ग्रुप है बच्चे, 5 6 7 8 10 लोगों को पकड़ लीजिए, और एक क्लास में जैसे आप वाइवा चलता है ना, वाइवा फ्रंट होकर के बैठ करके दीजिए, 4 5 लोग बैठ करके आपको सुने, आपके साथ जो स्टूडेंट हैं, या आप अपने गाइड को ही एक बार रिक्वेस्ट करिए कि सर मैं आई वांट टू गिव माय मॉक इंटरव्यू टू यू, तो आपका गाइड भी बैठ सकता है सामने, तो काफ़ी हद तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आपका फाइनल वाइवा होगा। तो एक बार दो बार अपने गाइड से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझसे प्रश्न पूछिए, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कृपया मेरा एक इंटरव्यू ले लीजिए। तो मॉक प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, और मॉक प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चन या जो भी डाउट आपके आ रहे हैं उसको क्लैरिफाई कर लें, सॉल्व कर लें अपने गाइड से डिस्कस करके, तो डेफिनेटली आप विनर हो जाएंगे अपने फाइनल इंटरव्यू में, और पूरे पूरे नंबर, बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, ठीक है, टॉप क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ये हमारा लास्ट डिस्कशन होगा। टॉप क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, तो पहला क्वेश्चन बनता है टाइटल के ऊपर, ठीक है बच्चे। पहला क्वेश्चन आपका टाइटल, दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है आपका, तो जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस पर क्वेश्चन बनता है, दैट इज व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले तो यही चीज़ आप बताओगे कि मेरा इंटरेस्ट ऑफ जो इनका इंटरेस्ट है वो मेरा इस रुचि जो है मेरी इस टाइटल पे थी सर, और रुचि होने के नाते मैंने इस टाइटल को चूज़ किया, और इसका अपना सोशल और प्रैक्टिकल जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बताना पड़ेगा, आखिर क्यों ये टाइटल आपने लिया। ठीक है, इंटरेस्ट है आपका, तो सोशल बेनिफिट क्या है इसका, या सोशल इम्पोर्टेंस क्या है, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, किस इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ प्रॉब्लम को ये इंडिकेट कर रहा है, और इसकी फाइंडिंग से आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे, तो ये टाइटल को जस्टिफाई कर देगा, ठीक है, काफ़ी हद तक। और बहुत सहजता से आप आंसर करिए, कोई बहुत इलॉजिकल आंसर देने की ज़रूरत नहीं कि सर ये टाइटल इतना महत्वपूर्ण है, ये है वो है। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करोगे ना तो डाउट बनेंगे। सिंपल आप बताइए कि सर ये मेरे इंटरेस्ट ऑफ फील्ड से रिलेटेड है, और हमने पाया कि इस पर इसका जो सोशल रेलेवेंस है, प्रैक्टिकल रेलेवेंस है बहुत अधिक है, और थ्रू दिस रिसर्च मैं ये चीज़ें कंट्रीब्यूट मैंने किया है, वो बताओगे आप, तो टाइटल जस्टिफाई हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है बच्चे कि आपने, दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके लिटरेचर रिव्यू से। किससे बनता है, लिटरेचर रिव्यू से। अब लिटरेचर रिव्यू आपने क्यों किया, अब इस पर दो क्वेश्चन बनते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, हाउ, ठीक है। तो वाई क्यों करते हैं आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू भाई आपने किया इसलिए किया सर, ताकि मुझे समझ पैदा हो कि आखिर जो मैंने रिसर्च प्रॉब्लम लिया है उस पर कौन कौन से रिसर्च पहले हुए हैं या हो रहे हैं, उनकी मेथडोलॉजीज कैसी रही हैं, उन्होंने कैसे डेटा सेलेक्ट किया, एनालिसिस में कौन से टूल्स लगाए,
उनकी मेथडोलॉजीज कैसी रही, सैम्पलिंग डेटा कैसे लिया उन्होंने, उनका सैम्पल साइज सिलेक्शन का तरीका क्या था। तो पूरा का पूरा एक माइंड मैप, पूरी मेथडोलॉजी रिसर्च की आपको लिटरेचर रिव्यू से ही समझ में आती है। दैट इज़ वाई लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है सर, और मैंने किया है। कैसे किया, तो आपको सोर्सेज बताने हैं। यहाँ पे क्या बताने हैं, उन सभी सोर्सेज को बताने जो मैंने आपसे डिस्कस किया, जहाँ जहाँ से आपने डेटा लिया, जहाँ से आपने और लोगों द्वारा की गई रिसर्च को पढ़ा या डाउनलोड किया, जो भी किया, उन सोर्सेज को बताइए। कोई वेबसाइट है, कोई रिपॉजिटरी है, कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, कोई न्यूज़पेपर से आपने पढ़ा, कोई बुक है, कोई जर्नल है, कोई मैगजीन है, उन सभी सोर्सेज को आपको बताना चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं, आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है बच्चे। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपको याद होने चाहिए पूरे। अब कोई ऑब्जेक्टिव आपने क्यों चूज किया पूछ सकता है, तो आपको बताना चाहिए कि सर मैंने रिसर्च प्रॉब्लम लिया, उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे रिसर्च के। तो आपको ऑब्जेक्टिव याद होने चाहिए, और इट इज एज पर योर टाइटल, रिसर्च जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसके हिसाब से होने चाहिए। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव आप ऐड ना कर पाओ, ना करो, जिसके थ्रू आप रिसर्च जो कर रहे हो उससे वो जस्टिफाई ना हो पाए, वो उसकी फाइंडिंग आप नहीं निकाल पा रहे हो। तो दूसरा, आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपकी याद होनी चाहिए, और आपने क्यों सेलेक्ट किया है वो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन आपसे आपका गाइड या सुपरवाइजर पूछ सकता है बच्चे, वो होता है डेटा कलेक्शन से। आपने डेटा कलेक्शन कैसे किया है, एंड सैम्पलिंग जो आपने लिया वो सैम्पलिंग कैसे की है, ठीक है। तो सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन का क्या सोर्स है, क्या मेथड आपने लगाया, ठीक है। सैम्पलिंग का कौन सा मेथड आपने यूज किया है, प्रोबेबिलिटी ली है, नॉन प्रोबेबिलिटी ली है तो क्यों ली है, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ली है, या डेटा से प्राइमरी सोर्स से आपने डेटा लिया है तो वो कौन से मेथड से लिया है, लाइक क्वेश्चनर किया है, या ऑब्जर्वेशन किया है, या इंटरव्यू किया है, या शेड्यूल भरवाया है आपने इन्यूमरेटर्स के थ्रू, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा सैम्पलिंग में साइज क्या रही, वो साइज आपने क्यों लिया, आपका पॉपुलेशन साइज कितना था, तो सैम्पलिंग साइज कितनी आपने सेलेक्ट की, ये आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद अब एक बात ध्यान रखना बच्चे, कि सैम्पलिंग में हमेशा मुख्यतः पीजी लेवल पर कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही करते हैं, मैंने बताया कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी। अब आप बताओगे सर मैंने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की, फिर मैंने कोटा सैम्पल या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की प्रोबेबिलिटी लगाया, तो प्रोबेबिलिटी का क्या मेथड लगाया आपने, रैंडम नंबर जनरेट किया या लॉटरी सिस्टम जनरेट किया, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देंगे। सिंपल आप कोशिश करिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सर मैंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग के थ्रू, ये हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं, ये हमारा डेटा टारगेट है, यहाँ से मैंने डेटा सेलेक्ट किया है, यहाँ से मैंने प्राइमरी डेटा लिया है या मैंने सेकेंडरी डेटा लिया, आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे बच्चे, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपका बन सकता है, विच इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल टूल जो आपने लगाया है। क्या लगाया है, स्टैटिस्टिकल टूल, वो आपको बताना पड़ेगा। तो अगला आएगा स्टैटिस्टिकल टूल एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो आपने डेटा एनालिसिस कैसे किया, डेटा कलेक्ट किया, तो डेटा कलेक्ट के बाद एनालिसिस कैसे किया, कौन कौन से टूल लगाए, कौन कौन से स्टैटिकल टूल लगाए, पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया, स्टैटिस्टिकल टूल कौन से लगाए, राइट, क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, तो उसमें कौन सा टूल लगाया आपने, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया है तो टी टेस्ट लगाया है, जेड टेस्ट लगाया है, काई स्क्वायर टेस्ट लगाया है, मैन विटनी टेस्ट लगाया है, कुशल वालिस टेस्ट लगाया है, कौन सा टेस्ट लगाया है, या सिंपल कोरिलेशन लगाया है, रिग्रेशन किया है, तो सिंगल फैक्टर किया है, या मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया है, तो आपको वो बतानी चाहिए, बताना पड़ेगा, है क्या ना बच्चे। या सिंपल आपने रेशियो एनालिसिस किया है, तो जो भी कुछ आपने किया है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। किसी सॉफ्टवेयर पैकेज का आपने यूज़ किया है, लाइक इन वीवो का यूज़ किया आपने, या एसपीएसएस का यूज़ किया है, राइट, या कोई और सॉफ्टवेयर पैकेज एक्सेल का यूज़ किया है आपने, राइट, उसको आपको बताना चाहिए किसके थ्रू आपने डेटा एनालिसिस किया है। इससे कॉन्फिडेंस आता है सुपरवाइजर को भी कि आपको पता है और आपने खुद ही किया वो काम। अगर आपने कोई टूल लगाया, आपको पता ही नहीं कैसे लगा है वो टूल, आप फार्मूला नहीं आपको पता है, तो आप फंस जाओगे बच्चे। तो जो भी आपने टूल लगाया है उसको फार्मूले को समझ लो, वो टूल कैसे लगा है, किस सॉफ्टवेयर पैकेज के लगा हुआ है, और उसकी फाइंडिंग वगैरह कैसे आपने निकाली है आपको बताना होगा। पांचवे का छठा क्वेश्चन क्या बनता है, द सिक्स्थ क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू योर फाइंडिंग्स, ठीक है, योर फाइंडिंग्स। अब आपसे पूछेगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स रही, आपने क्या क्या ढूंढा इस रिसर्च से, आपकी क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं। तो जो भी आपकी फाइंडिंग रही है, जो आपकी डेटा एनालिसिस के बाद जो भी आपने फाइंडिंग निकाली है, उसको प्रॉपर तरीके से आपको बताना, याद होना चाहिए, समराइज्ड फॉर्मेट में पॉइंट वाइज आपको पता होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरी फाइंडिंग ये रही, चौथी फाइंडिंग ये रही।
तो फॉर्मराइज फॉर्मेट में 1 बाय 1 आपको बताना चाहिए, ठीक है, या आपको वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए अपने गाइड के साथ। और लास्ट क्वेश्चन सिंपल, कई बार पूछ लेते हैं कि लिमिटेशन क्या आपके रिसर्च की। कई बार अगर लिमिटेशन पूछेंगे तो लिमिटेशन क्या होता है। देखो सिंपल, आप एक मास्टर थीसिस कर रहे हो बच्चे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत बड़े समय अंतराल में काम कर लोगे या बहुत बड़े स्तर पे कर लोगे। तो 2-3 लिमिटेशन ये होता है, जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही टारगेट किया या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही किया, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा आपने कलेक्ट किया है, तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है बच्चे। क्योंकि कुल मिलाकर के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसकी आपने अध्ययन किया है और उस प्रॉब्लम से संबंधित सारे आंसर अपने रिसर्च के थ्रू आप नहीं दे सकते हो, दैट इज लिमिटेशन ऑफ योर रिसर्च। ये भी आपसे क्वेश्चन वहां से रेज किया सकता है। तो अगर आप इनके विषय में अच्छे से पढ़ के जाते हो कॉन्फिडेंटली, तो आप आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है कि सर लिमिटेशन ऑफ द स्टडी मेरी ये है कि मैंने सिर्फ महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट या मैंने सिर्फ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट चूज किया है, पूरे भारत पे स्टडी नहीं किया मैंने, या मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कूल पे स्टडी किया है। या लिमिटेशन आपने बताया कि सर मैंने सिर्फ 2012, 13, 14 का डेटा लिया है, या मैंने 2020, 21, 22, 23 का डेटा लिया है, बहुत डाटा मैंने नहीं लिया, ये भी मेरी लिमिटेशन है। मैंने सिर्फ यही टूल लगाया, ये मेरी लिमिटेशन है, ठीक है। या मैंने साइज ऑफ सैंपल इतना ही रखा है, ये भी एक लिमिटेशन है। तो जो भी लिमिटेशन आप पे है, जो भी लिमिटेशन मतलब लिमिटेड एप्लीकेशन, लिमिटेशन इज लिमिटेड एप्लीकेशन, लिमिटेड स्टडी जो आपने की है वो आपको मेंशन कर दिए, बता दीजिए। तो कुल मोटा मोटा ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगी, ठीक है। और कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि भाई आगे चल के और क्या करेंगे आप, बताना सर ये मेरा जो रिसर्च है, ये मेरा इंटरेस्ट है, तो आगे चल के अगर मैं पीएचडी भी करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा इसी टॉपिक पे करूँ या इसी एरिया में इंक्वायरी करूँ। तो काफ़ी हद तक आपका जो इंटरेस्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा, आपने टाइटल क्यों लिया ये वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंटली अगर आप इंटरव्यू देते हो, वाइवा देते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई फेल करेगा, राइट। बशर्ते एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी इज़ द की, राइट। ईमानदारी इज़ द की, ऑनेस्टी होना चाहिए। जो भी आपने फाइल बनाया है वो क्या बनाया है, कैसे बनाया है, पता होना चाहिए, ओके। सो अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो बहुत टिपिकल हैं वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ मास्टर डिसर्टेशन ऑफ द पीजी स्टूडेंट एंड ओरल प्रेजेंटेशन इंटरव्यू में जो इतनी बातें मैंने बताई हैं, अब अगर आप इतना काम कर लेते हो तो 200 में से बहुत अच्छे नंबर आप ले सकते हो। मैक्सिमम 200 मार्क्स हैं, तो हो सकता है आप 180 ले आइए उसमें, है कि नहीं, 170 ला सकते हैं, 150 नंबर ला सकते हैं। और अगर आप फाइल और दोनों वोरल भी गड़बड़ कर देंगे बच्चे तो फेल भी हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करके थोड़ा सा जाएंगे, अपने गाइड से प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, एक दो मॉक दे दीजिए और सभी इसेंशियल जो पार्ट हैं उनको पढ़ के जाइए बेहतर तरीके से, तो आपका इंटरव्यू और वाइवा जो भी है बहुत बेहतर होगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी को। और मैंने कोशिश की है कि जिन भी बच्चों की कुछ क्वेश्चन डाउट हो, क्योंकि पहली बार आप मास्टर डिसर्टेशन दे रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है बच्चे, प्रयास किया है कि इसमें आपको हेल्प मिले। और प्रयास सकारात्मक होने चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए, तो सफलता ज़रूर मिलती है। तो आप किसी भी कॉलेज से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, अच्छे से अपना ओरल प्रेजेंटेशन दीजिए और आगे भविष्य में बेहतर रिसर्चर बन करके भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे इतना ही। अपना ध्यान रखिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।